हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका वेलकम करता हूं शिल्पी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन 2D 2 डायमेंशनल 2 निर्देशांक के बारे में बात की थी, इसमें हम बात करेंगे मेंसुरेशन 3D 3 डायमेंशनल मतलब 3 निर्देशांक के बारे में। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था कि हमने वहां पर बात की थी वर्ग, आयत, वृत्त, अर्धवृत्त और त्रिज्य खंड के बारे में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल एंड सर्कुलर सेक्टर। यहाँ पर हम बात करेंगे घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, इन सब के बारे में। तो इसका मतलब स्टार्ट करते हैं 3D को। 2D में जो कंसेप्ट लिए थे उनको थोड़ा बहुत यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उन्हीं का 3D रूप हम देखने जा रहे हैं। तो बात करते हैं, देखिएगा इसमें हम किसकी बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे एक तो आयतन की, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम, और दूसरी हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, जिसे हम कहते हैं एरिया। इन दो के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और 2D में हमने केवल किसके बारे में बात की थी, क्षेत्रफल, एरिया के बारे में। तो आयतन और क्षेत्रफल में फर्क क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इसका एरिया क्या होगा, जितना यह मार्कर इस वायुमंडल एटमॉस्फेयर में स्थान घेरता है, जितना सराउंडिंग करता है, जितना स्थान घेरता है, वो उसका क्या कहलाता है, क्षेत्र। और आयतन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर 5 ग्राम या 2 ग्राम या 10 ग्राम का है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। चलिए, ये फर्क है आयतन और क्षेत्रफल। क्षेत्र में 3D पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, इन दो के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। घन, घना, बेलन, शंकु, इन सब की चर्चा करेंगे। और उसमें आयतन और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। और वो फॉर्मूले समझने कैसे वो धीरे धीरे मैं आपको अभी समझा दूंगा। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले घन से क्यूब। देखिएगा, क्यूब की बात करें अगर, क्यूब मतलब घन। क्या आकृति होती है क्यूब, जो आपका वर्ग है, जो आपका स्क्वायर है, उसका 3D फॉर्म क्या कहलाता है, क्यूब। अगर इसको प्रैक्टिकली समझना है तो हम समझ सकते हैं, जो सांप सीढ़ी का पासा होता है, जो डाइस होती है, वो एक तरह से आपका क्यूब होती है, एक तरह से आपका घन होता है। तो आप देखेंगे इसकी आकृति को, ये एक तरह से हमने पहले क्या बनाया, एक वर्ग बनाया, स्क्वायर बनाया, ये फिर दूसरा स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों स्क्वायर को हम मिला देते हैं, तो इन दोनों स्क्वायर को मिलाया है, तो ये आकृति बनकर आपके सामने आई, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। और अगर प्रैक्टिकली आपको इसको समझना है तो प्रैक्टिकली हम इसको समझ सकते हैं, सांप सीढ़ी का जो पासा होता है, जो गेम है सांप सीढ़ी, जो डाइस होती है, वह एक तरह का परफेक्ट क्यूब होती है, संपूर्ण घन होती है। बात करते हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं सांप सीढ़ी के पासे में 1 से 6 तक नंबर लिखे हुए रहते हैं। तो सतह सरफेस कितनी हो गई इसमें, कितनी सरफेस होती है इसमें, सतह कितनी होती है, 6। फिर बात करूं इसमें कोने कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कॉर्नर कितने हैं इसमें, 8। फिर बात करें इसमें भुजाओं की, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, आप देख सकते हैं 1 4 तो पीछे वाले की, 4 आगे वाले की कितनी होगी, 8। फिर 4 इनको ज्वाइंट करने के लिए तो टोटल कितनी होगी, 12। तो नंबर ऑफ साइड्स मतलब भुजाएं कितनी हो गई इसकी, 12। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल और इसके आयतन और इसमें आने वाले विकर्ण के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल के लिए देखिएगा, इसका एरिया क्या होगा। अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप देख सकते हैं टोटल 6 सतह है, 6 की 6 जो सतह है एक तरह का वर्ग है, स्क्वायर है। तो किसी भी एक वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और भुजा हम क्या मानते हैं, ए, तो ए का स्क्वायर ये होता है किसी एक वर्ग का, किसी एक स्क्वायर का।
इसमें टोटल कितने वर्ग दिख रहे हैं आपको? 6, क्योंकि 6 सतह और हर एक सतह का एक तरह का वर्ग है, तो इसका मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर भुजा का स्क्वायर होता है तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 भुजा का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 6 का स्क्वायर नहीं है, अगर 6 का स्क्वायर होता तो हम 36 लिखते, 6a स्क्वायर। और a यहाँ पर क्या है? इसकी भुजा। कौन सी भुजा? कोई सी भी भुजा ले लीजिए, सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर ही होती है। तो क्षेत्रफल आ गया 6a स्क्वायर। बात करते हैं इसके आयतन की। इसका आयतन, इसका वॉल्यूम क्या होता है? तो चाहे आप घन का आयतन निकालिए, चाहे आप घनाभ का आयतन निकालिए, चाहे बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, किसी भी आकृति का आयतन निकालिए, आयतन निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है जिस आकृति का आप आयतन निकाल रहे हैं उसके आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, और उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट। तो अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो इसका आधार क्या है जिस पर ये टिका हुआ है? तो आप देख सकते हैं किस पर टिक रखा है? इस पर टिका हुआ मतलब एक तरह के वर्ग पर टिका हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो ये हो गया भुजा का स्क्वायर इनटू इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं कितनी है? a। तो मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया इसके? a स्क्वायर इनटू a कितना हो गया? a क्यूब। तो फाइनली हम देख सकते हैं इसका आयतन आ गया भुजा का क्यूब। a यहाँ पर क्या है? इसकी भुजा, मतलब इसकी साइड। चलिए, क्षेत्रफल की बात हो गई, आयतन की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए विकर्ण। विकर्ण की बात करें तो जैसा कि आपको पता है किसी भी वर्ग का स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है भुजा इनटू रूट 2। क्यों आ रहा था वहां पर? क्योंकि वहां लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है। अब यहाँ पर 3D पढ़ रहे हैं तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई तो 3 डायमेंशनल है, तो उसके लिए विकर्ण क्या होगा? a इंटू रूट 2 की जगह क्या हो जाएगा? रूट 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशनल है, 3 निर्देशांक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अभी हम घन पढ़ रहे हैं, क्यूब पढ़ रहे हैं, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर है, इसीलिए हमने क्या लिखा? वर्ग स्क्वायर के अकॉर्डिंग a इंटू रूट 2 किया था, क्योंकि लंबाई चौड़ाई थी। वैसे यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो a इंटू रूट 3, इसका क्या फॉर्मूला होगा? विकर्ण। और a आपको पता है क्या है? a है यहाँ पर इसकी भुजा। तो कुल मिलाकर हमने क्यूब में, घन में क्या समझ लिया कि क्यूब में सतह सरफेसेस कितनी होती है? 6। क्यूब के लिए कॉर्नर कितने होते हैं? 8। और क्यूब की साइड्स जो है भुजाएं कितनी होती है? 12। और साथ ही साथ हमने क्या देख लिया? इसका एरिया 6a स्क्वायर। फिर हमने इसका आयतन देखा भुजा का क्यूब। फिर हमने इसका विकर्ण देखा भुजा इनटू रूट 3। कहाँ से आया फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया, रखने की जरूरत नहीं। ये तो घन के बारे में था जो कि आपका वर्ग का 3D फॉर्म है। इसी तरीके से हम घनाभ के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपका आयत का, रेक्टेंगल का 3D फॉर्म है। और इसको अगर प्रैक्टिकली समझना है तो आप समझ सकते हैं जो सांप सीढ़ी का पासा, जो डाइस होती है, वो एक तरह का घन क्यूब होती है। चलिए बात करते हैं सेकेंड घनाभ क्यूबॉइड के बारे में। देखिएगा दूसरा देखते हैं हम घनाभ। जिसे कहते हैं क्यूबॉइड। क्या होता है? जो आपका आयत है, जो आपका रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के 3D फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? घनाभ। अगर इसको प्रैक्टिकली समझना है तो जो माचिस की डिब्बी होती है, जो मैच बॉक्स होता है, उसको आप समझ सकते हैं वो एक तरह का घनाभ ही है। आकृति देखनी है आपको अगर इसकी, तो ये हुआ आपका एक आयत, एक रेक्टेंगल। ये हुआ आपका दूसरा आयत, दूसरा रेक्टेंगल। अब इन दोनों रेक्टेंगल को, दोनों आयत को आपस में मिला लीजिए तो आपके घनाभ की आकृति बनकर आ जाएगी। इसको अगर आप देखें तो इसमें भी वही हिसाब लग रहा है। नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या कितनी है? 12।
कॉर्नर कितने हैं इसमें 8, सतह सरफेसेस कितनी है 6, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में। ये है इसकी लंबाई जिसे हम लेंथ कहते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी चौड़ाई जिसको b से लिखते हैं ब्रेड कहते हैं, और ये होगी इसकी ऊंचाई जिसको हाइट कहते हैं। 3D पढ़ रहे हैं तो लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई के बारे में ही बात होगी यहाँ। चलिए जैसा कि आपको पता है ये आयत का रेक्टेंगल का 3D फॉर्म है, तो रेक्टेंगल के लिए अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल का आपको पता है क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब जैसे कि इसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल सतह कितनी है इसमें 6, तो 6 सतहों का क्षेत्रफल ऐड होगा तब हमारा क्यूबॉइड घनाभ का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। क्या होगा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान। पहले बात कर लेते हैं जिस पर ये टिका हुआ है उस वाले सरफेस की, किस पर टिका हुआ है L और B पर, तो इसका एरिया क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है L इंटू B। इसका L इंटू B है तो जो इसका टॉप है, जो ये इसका ऊपरी भाग है उसका भी क्या होगा L इंटू B, तो L B कितना हो गया 2L। फिर बात कर लेते हैं इस वाले क्षेत्रफल की जो कि इस साइड में ये आपको दिख रहा है, ये सतह दिख रही है आपको इस तरह से। इस सतह के लिए देखें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा b इंटू एच, दोनों भुजाओं का गुणनफल, तो b इंटू एच इसका होगा, तो इधर वाले का भी क्या होगा b इंटू एच, तो b इंटू एच कितना हो गया 2bh। 2 और 2 4 सतहों का हो गया। फिर बात कर लेते हैं लास्ट जो सतह बच गई है उसकी, वो कौन सी है सतह, ये जो आपको फ्रंट में दिखाई दे रही है ये सतह, इसका क्षेत्रफल क्या होगा L इंटू एच या H इंटू एल, कुछ भी कह दीजिए, H इंटू एल इसका हुआ। तो पीछे जो बैक में है उसका भी क्या होगा H इंटू एल, तो HL और HL मिलकर कितना 2H, तो ये हो गया आपके 2H। आप देख सकते हैं 2 4 और 6 सतहों का आ गया, और इसको ऐड कर लेते हैं तो फाइनली जो इसका एरिया निकलेगा वो क्षेत्रफल होगा इसका 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर रह गया LB BH प्लस क्या HL। ये हो गया इसका एरिया, रखने की जरूरत नहीं। बात करते हैं इसके आयतन की। इसके लिए आयतन वॉल्यूम क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू उस आकृति की ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल मैं देख सकता हूँ, आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब जिस पर ये टिका हुआ, किस पर टिका हुआ L इंटू B पर, तो आधार एक तरह का रेक्टेंगल है, आयत है, तो L इंटू B इंटू इस आकृति की ऊंचाई कितनी h, तो गुणा में क्या LBH, इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम आयतन। बात करते हैं आगे इसके विकर्ण की, डायगोनल। जैसा कि आपको पता है कि ये आयत का 3D रूप है, तो आयत का विकर्ण आप सभी को पता है क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और लंबाई और चौड़ाई होती है इसकी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा H स्क्वायर। ये होगा विकर्ण का मान इसका घनाभ। तो इसका मतलब 3D पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशन से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो गया इसका विकर्ण। अब जो कमरा होता है, जो रूम होता है, वो कई बार आपको घनाभ क्यूबॉइड के रूप में दिया हुआ रहता है, और आपको ये कहा जाता है कि उस कमरे में जिसकी लंबाई कह देते हैं 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है, तो उस कमरे में लंबी से लंबी लोहे की छड़ किस लंबाई की लगाई जा सकती है। तो इसका मतलब वो 3D फॉर्म है, रूम जो आपको दे रखा है वो घनाभ का 3D फॉर्म है, क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड के लिए आपको विकर्ण का मान नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग रह रहा है, और वो तरीका ये है कि आपको कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देकर उसमें लंबी से लंबी लोहे की छड़ लगाने को कह रहा है। इसका मतलब उस कमरे का जो आपको विकर्ण है, डायगोनल है, वो निकालना है। कैसे निकलेगा, क्यूबॉइड वाले तरीके से, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला था घनाभ के लिए, आपके क्यूबॉइड के लिए। अभी हमने घन देखा जो कि स्क्वायर का है 3D फॉर्म, अभी घनाभ देखा जो कि आपके इसका 3D फॉर्म है आयत का। और जो घनाभ है उसको प्रैक्टिकली समझना है तो आप देख सकते हैं कि जो मैच बॉक्स होती है, जो माचिस की डिब्बियां होती है, वो एक तरह का क्या है घनाभ। चलिए अब बात करते हैं बेलन के बारे में। तो देखिएगा
चलिए बेलन की बात करें तो ये आकृति किस तरह की होती है, पहले इसके बारे में बात करें। इस तरीके की आकृति जो कि आपके घर में एक छोटी सी टंकी होती है, वो इस तरीके का रूप होती है, वो एक बेलनाकार आकृति है। ऊपर आप देख सकते हैं ये क्या है, आर त्रिज्या का एक वृत्त। नीचे भी आप देख सकते हैं आर त्रिज्या का ही वृत्त, और ऊपर वाले वृत्त और नीचे वाले वृत्त दोनों की त्रिज्या आपस में समान है। ठीक है, चलिए ये आर हो गई इसकी त्रिज्या, रेडियस। फिर यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं दूरी देखूं जो कि इस बेलन की क्या कहलाती है, h मतलब हाइट, तो ये है इसकी ऊंचाई। अब आप देख सकते हैं ये अंदर वाले इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी, मतलब दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो इस बेलन की ऊंचाई है, हाइट है। और बाहर अगर देखें आप यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी कितनी होगी, h ही होगी। तो आप देख सकते हैं इस बेलन की बाहर वाली हाइट और जो इस बेलन की अंदर वाली हाइट है वो दोनों ही एक समान है। उसका कारण यही है कि ये बेलन एक ही रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके फॉर्मूलों के बारे में। तो सबसे पहला फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, क्षेत्रफल। अब देखिएगा इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है उसको दो भागों में तोड़ा जाता है। इसका क्षेत्रफल जो है जो कि कहलाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो भागों में तोड़ा जाता है। एक तो होता है समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फ्लैट सरफेस एरिया, और एक होता है वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कह सकते हैं समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, फ्लैट सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया। समतल पृष्ठ फ्लैट सरफेस आपको कौन सी दिखाई दे रही है डायग्राम में, तो आप डायग्राम में फ्लैट सरफेस देख सकते हो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला वृत्त, ये फ्लैट सरफेस है, इस पर ये आकृति टिक सकती है। तो आर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका पाई आर स्क्वायर है, तो एक समतल सतह यहाँ पर भी है, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो जो फ्लैट सरफेस है उसका एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। फिर बात करते हैं वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो घुमावदार पथ चल रहा है, जो सर्कुलर पाथ चल रहा है, वो कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया। उसका अगर हमें निकालना है वैल्यू, तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके का वृत्त है आपके पास आर त्रिज्या का, जिसकी परिधि आप देखेंगे कितना होगा, 2 पाई आर। नीचे वाले की भी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर, और ये हाइट कितनी है, h। अगर इसको इस तरीके से खोला जाएगा तो आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से खोलेंगे तो ये आकृति बनेगी। ये हाइट कितनी है, h, और ये कितना है, 2 पाई आर। तो इसका मतलब इस कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होगा, एक तरह से ये रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 पाई आर इनटू कितना, h। तो मैं देख सकता हूँ जो कर्व सरफेस एरिया है, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई आर इनटू h। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर बाहर आ रहा है तो ले लिया, अंदर रह गया r प्लस h। तो हम देख सकते हैं इसके लिए जो टोटल सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू है 2 पाई आर ब्रैकेट r प्लस h ब्रैकेट क्लोज। अब जो रह गया इसके अंदर निकालना वो है इसका आयतन, मतलब इसका वॉल्यूम। आयतन के लिए आपको पता है फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल इनटू इस आकृति की ऊंचाई। तो आधार आप देख सकते हो जिस पर ये टिक रहा है, तो ये किस पर टिक रहा है, ये टिक रहा है आर त्रिज्या के एक वृत्त पर। तो आर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इनटू इस आकृति की ऊंचाई आप देख सकते हो कितनी है, h, तो पाई आर स्क्वायर इनटू h। तो कुल मिलाकर दो ही फॉर्मूले बनते हैं इसमें, एक तो इसके आयतन का जो कि ये रहा, और दूसरा है क्षेत्रफल का जिसे टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, और दो भागों में तोड़ा गया है, समतल प्लस वक्रीय।
फ्लैट प्लस कर्व जिसका फाइनल रिजल्ट आया 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच और ब्रैकेट 2। ये हो गई बेलन की बात। अब बात करते हैं हम शंकु की कोण की। चलिए शंकु के बारे में बात करते हैं, कोण के बारे में बात करते हैं। तो कोण के लिए अगर डायग्राम बनाया जाए इस तरीके की इसकी आकृति बनेगी। ये आकृति आप देख सकते हैं। जो आइसक्रीम का कोण होता है अगर उसे उल्टा किया जाए तो ये आकृति बनकर आपके सामने आती है। ये हो गया आर त्रिज्या का वृत्त, तो ये इसकी रेडियस होगी क्या, यहां से यहां तक इसकी हाइट होगी क्या, h तो है आपकी ऊंचाई, किसकी, कोण की, इस शंकु की हाइट है। आर आपको पता है क्या है, रेडियस है, मतलब त्रिज्या है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बाहर वाली ऊंचाई जो है यहाँ पर h नहीं है। पिछले वाले डायग्राम में बेलन में अंदर और बाहर की ऊंचाई एक समान थी, लेकिन यहाँ पर बाहर वाली ऊंचाई और अंदर वाली ऊंचाई अलग अलग है। तो बाहर वाली ऊंचाई क्या है यहाँ पर l, उस l को हम कहते हैं स्लांट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इस तिर्यक ऊंचाई का मान भी हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से ये h, फिर इधर r और फिर उधर ऊपर की ओर l। ये एक तरह का क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसको अलग से बनाकर हम देखें तो ये कितना है l, ये क्या है h, और ये क्या है r, और ये कितना है 90 डिग्री। तो आपको l निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, स्लांट हाइट निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से आप देख सकते हैं l बराबर आ जाएगा रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ क्या, इसका बेस, इसका आधार। तो l का मान, तिर्यक ऊंचाई का मान होता है रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कैसे आया वो डायग्राम आपके सामने, रेक्टेंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय। चलिए अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। जैसा कि आपको पता है जिस प्रकार से बेलन के क्षेत्रफल को दो भागों में तोड़ा गया था, समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे ही इसके भी क्षेत्रफल के दो भाग हो जाएंगे, दोनों मिलाकर हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा वो, समतल पृष्ठीय फ्लैट सरफेस प्लस वक्रीय पृष्ठीय मतलब कर्व सरफेस एरिया। समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा, जो सतह समतल, तो आप देख सकते हो समतल सतह कौन सी है, ये जो जिस पर ये टिका हुआ है, ये जो आर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये समतल सतह है। तो समतल सतह का क्षेत्रफल हो गया आर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है तो बेलन आपने देखा, तो बेलन एक समान रूप में बढ़ती हुई आकृति है, तो इसीलिए उसका वक्रीय कर्व सरफेस एरिया लिया हमने 2 पाई r इनटू h, उसकी बाहर वाली ऊंचाई थी। अब अंदर और बाहर दोनों ऊंचाई समान थी, लेकिन हमने तो इस फॉर्मूले में h लिया, वो बाहर की ऊंचाई को लिया। यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों एक समान रूप से आकृति नहीं बढ़ रही है, तो 2 पाई r की जगह केवल पाई r काम आएगा, और बाहर वाली ऊंचाई यहाँ h नहीं है, l है, तो क्या होगा पाई r l। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई r l। कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, पाई r तो अंदर कितना रहेगा r प्लस l। तो फाइनली हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया पाई r प्लस r प्लस l। उसमें क्या आ रहा था 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। अब बात करते हैं इसके आयतन की, इसके वॉल्यूम की। आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू उस आकृति की ऊंचाई। तो आधार क्या है इसका, r त्रिज्या का वृत्त, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर।
इनटू इस आकृति की ऊंचाई l होगी या h होगी, h होगी, l तो इसकी 3 ऊंचाई है तो इनटू h। अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये तो बेलन में काम आता है, तो यही फॉर्मूला हमारा शंकु में भी काम आएगा। लेकिन जब कभी भी 3D में हम कोई भी पॉइंटेड आकृति पढ़ते हैं, पॉइंटेड शेप पढ़ते हैं, तो उसके वॉल्यूम के पहले हम कितना पुट करते हैं, कितना लिखते हैं, 1/। तो फाइनली हमें शंकु के बारे में आयतन का फॉर्मूला मिल गया, एरिया का फॉर्मूला मिल गया, और जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, स्लांट एंगल है, उसका भी फॉर्मूला हमें मिल गया। फॉर्मूला एक भी आपको रटना नहीं, सारे समझा दिए मैंने, एक्सप्लेन कर दिए, और वो इसीलिए किए हैं कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं शंकु के बाद में अगली आकृति गोला जो कि स्फीयर है उसके बाद। बात करते हैं गोले और अर्ध गोले दोनों के बारे में एक साथ। तो देखिएगा इधर ये गोला इसे कहते हैं अर्ध गोला, गोले को अगर प्रैक्टिकली समझना है तो आप सिंपल सा जो एक रबड़ की बॉल होती है उसे समझ लीजिए, वो एक तरह से आपका गोला ही होगी, ठीक है। ये इसका केंद्र O और ये इसकी त्रिज्या। अब बनाते समय तो ये एक तरह का वृत्त नजर आ रहा है, लेकिन ये आपका 3D फॉर्म है, इसलिए जितनी आकृति आपको बोर्ड पर बनी हुई दिख रही है उतनी आकृति इसके पीछे भी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके क्षेत्रफल। इसका एरिया देखना है, r त्रिज्या का एक वृत्त है, तो इस तरह से 4 बनेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त का सभी का मिलाकर 4 पाई आर स्क्वायर। फिर बात करते हैं इसके आयतन की, तो इसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। फिर बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, इसकी हाइट की, तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं इसकी हाइट, ये इसका क्या है, केंद्र है, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, जो कि इसकी त्रिज्या है r, तो ये इधर भी कितनी है r, तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी हो गई 2r, ठीक है। ये तो बात हुई किसके बारे में, गोले के बारे में। इसी तरह से हम बात करते हैं अर्ध गोले के बारे में, तो इसी को आधा कर दिया जाए तो आकृति बनकर आती है कुछ इस तरह। जो रबड़ की बॉल है उसको अगर आप बीच में से काट कर हाफ करोगे, इस तरह की आकृति आपके सामने बनेगी। आप देख सकते हो ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है r, और ये भी इसकी त्रिज्या है कितनी r। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिएगा इसका एरिया क्या होगा, पूरे का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ऐसा लगता है आधा किया है तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाना चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर। सही है बिल्कुल यहाँ तक तो, लेकिन आप देख रहे हैं जैसे ही आपने इसको आधा कट किया तो एक नई सतह बनकर आ रही है आपके सामने। वो सतह कौन सी है, ये वाली। इस सतह को भी आप देख सकते हैं, ये एक तरह से r त्रिज्या का क्या है, वृत्त। तो पूरा 4 पाई आर स्क्वायर आधा किया तो 2 पाई आर स्क्वायर, और एक नया वृत्त बना r त्रिज्या का, तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलाकर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। बात करते हैं इसके आयतन की, इसके वॉल्यूम की। तो जैसा कि आपको पता है पूरी आकृति का आयतन है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। आधा करूंगा तो वॉल्यूम का आधा हो ही जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ कर लेते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट की। तो पूरे की हाइट आप देख पा रहे हैं 2r है, तो आधा करूंगा तो हाइट भी आधी हो जाएगी, और प्रैक्टिकली भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी है, ये रही, जो कि कितनी है r, और 2r पूरे की है तो आधे की कितनी हो जाएगी r। तो इसका मतलब हमने पढ़ लिया अभी किसके बारे में, घन के बारे में, घनाभ के बारे में, बेलन के बारे में,
शंकु के बारे में, और अभी अभी आपके सामने हमने देखा है गोला और अर्धगोला के बारे में। तो इसका मतलब हमने गोले और अर्धगोले के बारे में देखा, इसका क्षेत्रफल आयतन ऊंचाई देखी, इसका भी क्षेत्रफल आयतन ऊंचाई देखी। तो ये था हमारा अभी तक 3D के जो हम पढ़ने वाले हैं उनके थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में। चलिए, ये थ्योरेटिकल पार्ट हुआ आपका। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं इसी के अंदर। तो देखिएगा, जो क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपके एक तरह की प्रमेय है, एक तरह की थ्योरम्स है, मतलब इनका आंसर फिक्स रहता है। जैसा कि आपने 9th 10th में प्रमेय देखी होगी, 2-2 3-3 पेज उनको भरे होंगे और लास्ट में इतनी सिद्धम HPS लिखा हो, वही हम अब सीख रहे हैं। तो आपसे ये कहना है कि इन प्रमेय का, इन थ्योरम्स का जो रिजल्ट है फिक्स रहता है। ये प्रमेय एज ए क्वेश्चन पूछी जाती है, तो अगर आप इनका रिजल्ट याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप सीधा आंसर टिक कर सकें। और अगर याद नहीं रख सकते तो कैसे सॉल्व होती है वो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। तो देखते हैं किस तरह की प्रमेय है जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में आती है, किस तरह की थ्योरम्स है जो कि क्वेश्चन बन के आती है। देखिए, मोस्टली जो पूछी जाती है फर्स्ट प्रमेय, जिसको क्वेश्चन की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन बनाकर लिख रहा हूँ, क्या पूछा जाता है? एक बेलन कॉमा शंकु कॉमा गोला किसी समतल सतह पर रखे हुए हैं, यदि इनकी त्रिज्याएं मतलब रेडियस तथा ऊंचाइयां मतलब हाइट एक समान है, तो इनके आयतनों का अनुपात, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्या प्रमेय क्या है आपको वापस मैं बता देता हूँ। आपको ये कह रहा है एक बेलन, एक शंकु और एक गोला है, जो कि एक बेलन, एक शंकु, एक गोला है जो कि एक समतल सतह पर, फ्लैट सरफेस पर रखा गया है। यदि तीनों के आधार की त्रिज्याएं, रेडियस और तीनों की ऊंचाइयां, हाइट आपस में बराबर है, तो उनके आयतनों का अनुपात आपको निकालना। आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। जैसा कि मैंने आपको कहा, इसका आंसर अगर आप याद रखें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि स्टैंडर्ड ये प्रमेय है, थ्योरम है, यूं पूछी जाती है तो आंसर भी फिक्स ही रहता है। और अगर आप याद नहीं रख सकते तो फिर करना कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सबसे पहले कह रहा है एक बेलन, तो ये बनाया हमने एक बेलन। फिर कह रहा है एक शंकु, तो ये हमने एक बनाया शंकु। फिर आपको कह रहा है एक गोला, तो ये हमने एक गोले की आकृति भी बनाई। अब आपको कह रहा है तीनों के आधार की त्रिज्याएं आपस में एक समान है, तो आप देख सकते हो इसकी रेडियस कितनी r, इसकी रेडियस भी कितनी r, और ये रेडियस भी कितनी इसकी। फिर आपको कह रहा है तीनों की ऊंचाइयां भी आपस में बराबर है, तो मान लिया इसकी ऊंचाई कितनी h, तो फिर इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग h, और इसकी ऊंचाई भी आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक होती है, जिसे h कह सकते हैं। अब आप इधर देखेंगे ये रेडियस है r, ये भी रेडियस कितनी है r, ये r है तो ये रेडियस भी कितनी है r। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो h है, जो ऊंचाई है, उसका मान किसके बराबर है? 2r के बराबर। तो जब इसकी ऊंचाई 2r है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी? 2r। वैसे इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी आपके? 2r। इसका मतलब तीनों की रेडियस क्या है? r, और तीनों की ऊंचाई कितनी है? 2r। अब आपको सिंपली इनके आयतनों का अनुपात पूछा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम पूछा है,
तो निकाल लेते हैं। जो बेलन है इसका आयतन अगर देखें तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, 2 है। जो शंकु है उस शंकु के लिए हम बात कर लेते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर ही है, इंटू एच, और एच का मान मैं देख सकता हूँ कितना है, 2 है। फिर अगर मैं गोले के लिए बात करूं आयतन की, तो गोले के लिए आयतन का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये तीनों रेशियो में आ चुके हैं, अनुपात में आ चुके हैं, तो जो जो आप कैंसिल कर सकते हैं उसे आप कैंसिल कर लीजिए। तो कैंसिल होता हुआ क्या दिख रहा है आपको, पाई, ये पाई और ये पाई, और क्या जा रहा है, आर स्क्वायर और आर कितना हो गया, आर क्यूब, ये आर स्क्वायर और आर कितना हो गया, आर क्यूब, और ये भी कितना हो गया, आर क्यूब, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 और ये 4 पूछे गए 2 टाइम्स, और कुछ जाता हुआ दिख रहा है नहीं। तो आप देख सकते हैं क्या बचा इधर आपके पास, 1, ये क्या रह गया 1/3, और वो क्या रह गया 2/। अब जो अपॉन में 3 है वो कहाँ आ जाएगा, 1 के पास, जो सरलीकरण हमारा टाइप का रेशियो में उसके अकॉर्डिंग। तो फाइनली आंसर हो गया 3, 1 और 3। ये आप याद रख सकते हैं इस तरह से, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 याद रखने की जरूरत नहीं है, 1, 2, 3 तो याद ही है, बस 1, 2, 3 है किसके लिए ये आपको याद होना चाहिए। 1 होता है शंकु के लिए, कोण के लिए, 2 होता है गोले के लिए, स्फीयर के लिए, 3 होता है बेलन के लिए, सिलेंडर। तो इसका 1, 2, 3 सीक्वेंस है, 1, 2 और 3। ये हो गया हमारी फर्स्ट प्रमेय एज ए क्वेश्चन, और फाइनली आंसर आया 312 किस सीक्वेंस का है। और अगर आपको सीक्वेंस याद रखना है 1, 2, 3, तो आप नाम याद रखिए, 1 किसका, शंकु का, 2 किसका, गोले का, और 3 किसका, बेलन का। ठीक है, चलिए अगली प्रमेय, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं इसी के अंदर। तो देखिएगा अगली प्रमेय क्या कहती है। देखिए अगली प्रमेय सेकंड थ्योरम सेकंड क्वेश्चन के फॉर्म में लिखें। यही रहेगा जो अभी अभी लिखा हुआ आपके सामने, बस थोड़ा सा चेंज ये होगा, अभी हमने गोले के बारे में बात की थी, अब आपको यही पैटर्न, यही प्रमेय अर्ध गोले के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या बनता है, एक बेलन कॉमा शंकु कॉमा अर्धगोला किसी समतल सतह पर रखे हुए हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं तथा ऊंचाइयां एक समान है तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। सेम वही चीज है, वहां पर पूरा गोला था, या अर्धगोले के बारे में बात हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है इसे भी हम डायग्राम बनाकर सॉल्व करें तो सॉल्व कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रमेय है, थ्योरम है, आंसर इनके फिक्स रखना है। तो देखिएगा सबसे पहले बेलन की बात कर रहा है, तो हम ये बना देते हैं बेलनाकार आकृति, सिलेंड्रिकल फॉर्म जिसे हम कहते हैं। फिर बात कर रहा है शंकु के बारे में, ये बन गया शंकु। फिर बात कर रहा है अर्धगोले के बारे में, ये बना दिया हमने अर्धगोला। ठीक है, अब जो कह रहा है तीनों की त्रिज्या है, तीनों की रेडियस आपस में बराबर है, तो इसकी रेडियस होगी आधार की, बेस की आर, इसकी भी क्या होगी आर, तो फिर इसकी भी क्या होगी। अब आपको कह रहा है तीनों की ऊंचाई भी आपस में बराबर है, तो इसकी हाइट क्या होगी h, इसकी हाइट क्या होगी h, और इसकी हाइट भी क्या होगी h। अब जैसा कि आपको पता है किसी भी अर्धगोले की ऊंचाई का मान कितना होता है r, तो इसका मतलब यहाँ जो हाइट है वो किसके बराबर है r। तो जब हाइट r के बराबर है वहां के लिए, तो शंकु में भी हाइट कितनी होगी r, और बेलन में भी हाइट कितनी होगी आपके r। अब आपको ऊंचाइयां पता है, आधार की त्रिज्या पता है, तो इनके आयतनों का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है r।
इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच की वैल्यू कितनी है आर। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो इनमें से कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर लेते हैं और फाइनली रिजल्ट देख लेते हैं क्या। तो आप कैंसिल कर सकते हैं पाई से पाई, आर स्क्वायर और आर क्या हो गया आर क्यूब, तो ये भी आर क्यूब और ये भी आपके आर क्यूब, और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो क्या बचा आपके पास, इधर कुछ भी नहीं मतलब 1, और अगर इधर देखें आगे क्या बचा, तो आगे बचा आपके पास 1/3 और आगे बचा 2/3, तो 3 इधर आ गया तो 3 1 और 2 इसका फाइनली आंसर आ। तो आप देख सकते हैं जब अर्धगोले की जगह गोला था तो भी यही आंसर आ रहा था। तो इसका मतलब इसमें भी आप याद रख सकते हैं 1 2 और 3, 1 किसका शंकु का, 2 किसका अर्धगोले का, और 3 किसका बेलन का। और अर्धगोले की जगह अगर गोला हो तो भी रिजल्ट यही आता है। और क्यों आता है यही रिजल्ट वो मैंने आपके सामने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। अभी तक हमने दो प्रमेय को 2 क्वेश्चंस की फॉर्म में देखा। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए क्या कह रहा है देखिएगा, एक नोट समझते हैं पहले जो कि हमारे आगे कई क्वेश्चंस में काम आएगा। तो क्या समझना है हमें, देखिएगा इधर। फॉर एग्जांपल बात करें जैसे कि ये डस्टर है, इसका वॉल्यूम, इसका आयतन हमने माना कि ये डस्टर ये आयतन रखता है कितना 50 ग्राम। फॉर एग्जांपल माना ये आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, तो इसको मेल्ट करेंगे, इसको पिघलाएंगे तो तरल लोहा लिक्विड आयरन बनेगा हमारे पास। तो उस तरल लोहे से हमने ये 4 बेलन बनाए। बेलनाकार आकृति ये परफेक्ट है नहीं पर मान लिया ये बेलन, तो उस लोहे से, तरल लोहे से ये 4 बेलन हमने बनाए। तो जैसा कि इस आकृति का आयतन वॉल्यूम कितना था 50 ग्राम, तो अब ये 4 बेलन इसी के लिक्विड फॉर्म से बने, इनका वॉल्यूम भी वापस कितना आएगा 50 ग्राम। इसका मतलब ये कह सकते हैं किसी भी शेप, किसी भी आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति, मतलब एक आकृति बनाए या एक से ज्यादा कई आकृतियां बनाए, तो जिसको पिघलाकर हमने दूसरी आकृतियां बनाई है, इसका आयतन इन सभी आकृतियों के आयतन के क्या होता है बराबर होता है। इसका मतलब एक नोट हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति या फिर एक से ज्यादा आकृतियां बनाई जाए, तो पिघली हुई आकृति का आयतन बनने वाली सभी आकृतियों के कुल आयतन के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी आकृति, किसी भी शेप को पिघलाकर यदि दूसरी आकृति या फिर आकृतियां, मतलब एक से ज्यादा बनाई जाए, तो बनने वाली सभी आकृतियों का कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है किसके, पिघली हुई आकृति के इक्वल होगा। ये आपका एक तरह का नोट है जो कि आपको याद रखना है, रटना नहीं है। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है डस्टर वाला एग्जांपल देकर। एक डस्टर का वॉल्यूम आयतन मान लिया 50 ग्राम है, जो कि लोहे का बना हुआ, उससे हमने ये 4 बेलन बनाए, तो इन चारों बेलनों का टोटल वॉल्यूम वापस कितना आएगा 50 ग्राम ही आएगा। तो ये है आपकी एक तरह का नोट जो कि आपको याद रखना है। और इसके ऊपर आधारित जो प्रमेय है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्या प्रमेय है देखिए, उसको भी हम क्वेश्चन के फॉर्म में, प्रश्न के रूप में देख लेते हैं। क्या है देखिए, एक बेलन से कितने शंकु, मतलब कोण बनाए जा सकते हैं
यदि बेलन व शंकु दोनों की त्रिज्याएं मतलब रेडियस एक समान हो, इक्वल हो, तथा उनकी ऊंचाइयां मतलब हाइट भी एक समान हो। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, जो कि प्रमेय है, थ्योरम है, जिसका रिजल्ट फिक्स रहता है, आंसर होगा इसका 3। ठीक है, कैसे आएगा वो अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। आएगा अभी जो नोट लिखा है हमने, नोट जो अभी नोट समझा है उसी से। क्वेश्चन ये कहता है कि बेलन से हम कितने शंकु बना सकते हैं यदि दोनों की रेडियस आपस में इक्वल है, साथ ही साथ दोनों की हाइट भी आपस में इक्वल है। तो देखिएगा क्या है इसका आंसर। जैसा कि आपको पता है बेलन से हमें क्या बनाना है, शंकु। इसका मतलब बेलन को पिघलाकर मेल्ट करके नए शंकु बनेंगे, तो कितने कोण बनेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेल्ट होने वाली, पिघलने वाली आकृति कौन सी है, बेलन। तो इसका आयतन आप सभी को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब बनने वाली आकृतियां कौन सी है, बनने वाली आकृतियां आपके शंकु की। तो किसी भी एक शंकु का आप आयतन वॉल्यूम देख सकते हैं कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये तो होता है किसी एक शंकु का। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि इस बेलन से कितने शंकु बनेंगे। तो पिघलने वाली आकृति कौन सी होगी, बेलन, और बनने वाली आकृतियां कौन सी होगी, शंकु। तो एक आयतन का शंकु अगर ये है तो ऐसे कितने शंकु बनेंगे। एक शंकु का आयतन अगर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है तो ऐसे कितने शंकु बनेंगे हमें नहीं पता है, क्योंकि वो तो हम निकाल रहे हैं। तो मान लिया ऐसे कितने शंकु बनेंगे, n कोण बनेंगे, n शंकु बनेंगे। एक का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे कितने बनेंगे, माना ऐसे बनेंगे कितने, n। तो इसका मतलब एक का इतना, तो n का कितना होगा, n का उस एक वाले से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बनने वाली आकृतियां होगी ये सारी, ये किसके बराबर होगी, जिससे ये बन रही है। किससे ये बन रही है, बेलन से। तो इसका मतलब इन सभी का आयतन वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस बेलन के आयतन के वॉल्यूम के बराबर। अब आपको एक शर्त और दी है इसमें कि दोनों की त्रिज्याएं आपस में एक समान हो तथा ऊंचाइयां भी आपस में क्या हो, एक समान। इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी, r। इसकी ऊंचाई अगर h है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, h। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर h से पाई आर स्क्वायर h पूरा कैंसिल हो गया, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1। इधर n का 1 से मल्टीप्लिकेशन, n बटा में कितना, 3 इधर गया। फाइनली जो n आया वो कितना आया, 3। इसका मतलब ये हमेशा के लिए इस स्टेटमेंट, इस कथन के लिए, इस प्रमेय के लिए, इस थ्योरम के लिए कहा जा सकता है कि एक बेलन से 3 ही शंकु बनेंगे अगर उनकी ऊंचाइयां तथा उनकी त्रिज्याएं आपस में एक समान हो। ठीक है, तो इसका मतलब हमने अभी 3 प्रमेय, 3 थ्योरम्स देखी। एक थ्योरम में हमने देखा बेलन, गोला और शंकु तीनों समतल सतह पर रखे हुए थे तो उनके आयतनों का अनुपात। फिर गोले की जगह अर्धगोलाकार में लिया तो उनके आयतनों का अनुपात। और अभी हमने एक नोट सीखा कि किसी आकृति को पिघलाकर दूसरी नई आकृतियां बनती है तो सभी का कुल आयतन उस पिघली हुई आकृति आयतन के क्या होता है, बराबर। और उसके आधार पर ये प्रमेय थ्योरम देखी जिसका रिजल्ट आपको याद रखना कितना, 3। और वो क्यों आ रहा है वो आपके सामने। आई होप आपको आज वाला वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा और आपने अच्छे से इसको समझा होगा। तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और आप सारे सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री में यहाँ पर अवेलेबल, जो कि हमारे द्वारा करवाए जा रहे हैं, इस शिल्पी इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाए जा रहे हैं, वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।